रात के 4:37 थे। आरव की आंख अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं, फिर भी उसको दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे किसी ने अंधेरे में उसका नाम लेकर पुकारा हो। कमरे में पंखा चल रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी, इतनी ठंडी कि उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। वो कुछ सेकंड तक यूं ही लेटा रहा, छत को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों जागा है। आमतौर पर उसकी नींद गहरी होती थी, खासकर रिकॉर्डिंग के दिनों में, लेकिन आज नींद ऐसे टूटी थी जैसे किसी ने जबरन झकझोर दिया हो। उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। घड़ी बंद थी, सेकंड की सुई जमी हुई थी। 4:37 पर आरव धीरे से उठकर बैठ गया। उसका गला सूख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से नीचे पैर रखे। फर्श असामान्य रूप से ठंडी थी, इतनी ठंडी जैसे वहां कोई देर तक खड़ा रहा हो। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह पर था, कुर्सी, मेज, अलमारी, कुछ भी बदला हुआ नहीं था। फिर भी मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो चुका हो और उसे पता नहीं चल पाया हो। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन अपने आप जल उठी। समय लिखा था 4:37। कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन एक बात थी जो उसे तुरंत खटक गई। मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डर ऐप खुली हुई थी। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उसे याद नहीं था कि उसने रिकॉर्डर ऑन किया हो। वो रिकॉर्डिंग करते समय हमेशा ध्यान रखता था। बिना वजह ऐप खुली रहना उसकी आदत में नहीं था। स्क्रीन पर एक फाइल चल रही थी। रिकॉर्डिंग टाइम 8 मिनट 12 सेकंड। रिकॉर्डिंग शुरू होने का समय 4:29। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने रिकॉर्डिंग पर उंगली रखी, लेकिन कुछ सेकंड तक प्ले नहीं किया। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था। अगर ये रिकॉर्डिंग 4:29 पर शुरू हुई है तो उस वक्त वो क्या कर रहा था? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने प्ले दबा दिया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी थी। कमरे की वही हल्की सी आवाज़ें जो रात में हमेशा होती हैं। पंखे की सरसराहट, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की धीमी आवाज़, फिर सांसों की आवाज़, बहुत पास से ली गई सांसें। आरव की सांसें तेज़ हो गईं। वो जानता था ये आवाज़ उसी की है। माइक्रोफोन की दूरी, सांसों की गहराई, सब कुछ जाना पहचाना था। और फिर एक आवाज़ आई, उसकी अपनी आवाज़। अगर तुम ये सुन रहे हो तो देर हो चुकी है। आरव के हाथ से मोबाइल लगभग छूट ही गया। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग रोक दी। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे लगा शायद पड़ोसी भी सुन रहे होंगे। मैंने ये कब कहा? उसने खुद से फुसफुसा कर पूछा। कमरे में कोई जवाब नहीं था। आरव क्राइम ऑडियो बुक नरेटर था। उसकी रोजी रोटी ही उसकी आवाज़ थी। वो जानता था कि कब उसने क्या रिकॉर्ड किया है। हर लाइन, हर शब्द, हर पॉज उसे याद रहता था। लेकिन ये लाइन उसे बिल्कुल याद नहीं थी। वो बिस्तर पर वापस बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। कुछ पल तक बस यूं ही बैठा रहा, जैसे दिमाग किसी जवाब की तलाश में हो। उसे बचपन से एक अजीब समस्या थी। कभी कभी कुछ घंटे उसकी याददाश्त से गायब हो जाते थे। डॉक्टरों ने कहा था थकान, तनाव, नींद की कमी। उसने भी वही मान लिया था। उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज ये सब अलग लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी थी जब उसका मोबाइल फिर से बजा। न्यूज़ नोटिफिकेशन। उसने बिना सोचे स्क्रीन देखी। शहर में एक और रहस्यमयी मौत का समय सुबह 4:37। आरव की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत टीवी ऑन किया। न्यूज़ एंकर शांत आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर गिर रहे थे। मृतक के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं है, कोई संघर्ष नहीं। पुलिस इसे एक साइलेंट मर्डर मान रही है। स्क्रीन पर मृतक की तस्वीर आई। आरव का गला सूख गया। वो चेहरा उसने पहले देखा था। नाम था समीर जोशी। 2 हफ्ते पहले देर रात समीर ने उसे एक मैसेज भेजा था। आपकी कहानियाँ बहुत असली लगती हैं सुनकर, डर लगता है सुनकर। आरव ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया था। ऐसे मैसेज उसे रोज़ मिलते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस इंसान का नाम इस तरह न्यूज़ में आएगा। टीवी पर समय दिखाया गया। मौत का अनुमानित समय सुबह 4:37। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वही वक्त, जिस वक्त उसकी नींद टूटी थी, जिस वक्त घड़ी बंद पड़ी थी, जिस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने टीवी बंद कर दिया। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन अब ये खामोशी पहले से ज़्यादा भारी थी। उसने मोबाइल उठाया और वॉइस रिकॉर्डर ऐप फिर से खोली। एक नई फाइल थी।
रिकॉर्डिंग की तारीख आज, नाम अपने आप लिखा हुआ था। नेक्स्ट 4:37। उसके नीचे लोकेशन टैग था, समीर जोशी का पता। आरव की सांस अटक गई। मैं वहाँ गया ही नहीं, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने से एक और आवाज़ उठी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। अभी तक। उसने मोबाइल ज़मीन पर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो डर वो सालों से कहानियों में सुनाता आया था, वो अब उसके कमरे में था। और वो डर उसे बहुत अच्छे से जानता था। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन आरव के कमरे में अंधेरा बना हुआ था। खिड़की के पर्दे खुले थे, फिर भी उसे लग रहा था जैसे रोशनी अंदर आने से डर रही हो। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने मेज पर मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन बंद थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी पर जा रही थी, जैसे वो किसी भी पल फिर से जाग जाएगा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, समीर जोशी। वो नाम उसके लिए नया नहीं था। 2 हफ्ते पहले आया वो मैसेज अब भी उसके फ़ोन में था। आरव ने व्हाट्सएप खोला, चैट सर्च की और वही मैसेज सामने आ गया। आपकी कहानियां बहुत असली लगती हैं, डर लगता है सुनकर। नीचे उसका कोई जवाब नहीं था, सिर्फ नीली टिक से पहले की खामोशी। आरव ने फ़ोन नीचे रख दिया। उसे अचानक अपराध बोध महसूस हुआ। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि अगर उसने उस मैसेज का जवाब दिया होता तो शायद कुछ बदल जाता। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आरव चौंक गया। कुछ सेकंड तक वो हिला नहीं। दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, क्या ये कोई सपना तो नहीं है? लेकिन दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी तेज। आरव? बाहर से आवाज आई। वो आवाज जानी पहचानी थी। आरव उठकर दरवाजे की तरफ गया। हाथ कांप रहे थे जब उसने कुंडी खोली। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन आंखों में वो सावधानी थी जो अक्सर सवालों से पहले आती है। आप आरव शर्मा हैं? एक ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आरव ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा पूरा खोल दिया। पुलिस वाले अंदर आए। कमरे पर एक नज़र डाली। बिस्तर, मेज़, माइक्रोफोन, लैपटॉप, सब कुछ उनकी नज़रों से होकर गुजरा। आप पेशे से क्या करते हैं? दूसरे पुलिस वाले ने पूछा। ऑडियो बुक रिकॉर्ड करता हूँ, क्राइम सस्पेंस। पहले पुलिस वाले की भौंत हल्की सी उठी। आप समीर जोशी को जानते थे? आरव के गले में अटकन सी हुई। जानता था ऐसा नहीं, उसने मुझे मैसेज किया था बस। कब? 2 हफ्ते पहले। क्या आपने उससे मुलाकात की थी? आरव ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, कभी नहीं। पुलिस वाले ने नोटबुक में कुछ लिखा। कल रात आप कहाँ थे? उसने अगला सवाल किया। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। ये सवाल सुनकर उसके दिमाग में वही घड़ी, वही समय, वही रिकॉर्डिंग घूम गई। घर पर, उसने कहा। मैं अकेला रहता हूँ। क्या कोई गवाह है? आरव ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। दूसरे पुलिस वाले की नज़र मेज़ पर पड़े मोबाइल पर गई। क्या हम आपका फ़ोन देख सकते हैं? आरव का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। वो जानता था कि मना करने से शक और गहरा होगा। उसने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। पुलिस वाले ने फ़ोन ऑन किया, कुछ देर स्क्रीन देखी, कॉल लॉग चेक किया, फिर वॉइस रिकॉर्डर ऐप पर उंगली रुक गई। आप रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, काम के लिए। पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन वापस रख दिया। अभी के लिए बस इतना ही, पहले पुलिस वाले ने कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल शहर छोड़ने से बचिए। वे दोनों बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही आरव ज़मीन पर बैठ गया। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या पुलिस को भी वही पैटर्न दिख रहा है जो उसे दिख रहा है? वो धीरे धीरे उठा और बाथरूम में गया। चेहरे पर पानी डाला। आईने में खुद को देखा। उसे अपना चेहरा थका हुआ लगा। आंखें लाल थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात उसकी नज़र थी। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अजनबी लग रहा था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने आईने से पूछा। आईना चुप रहा। दोपहर तक आरव ने कुछ नहीं खाया। भूख ही नहीं थी। वो सोफे पर बैठा रहा, टीवी बंद, पर्दे आधे खुले। बाहर की आवाज़ें अंदर आ रही थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में बैठा है। उसका लैपटॉप खुला हुआ था। उसकी आखिरी अपलोड की गई ऑडियो बुक स्क्रीन पर थी। वो कहानी भी एक साइलेंट मर्डर पर थी।
आरव ने प्ले किया। उसकी आवाज़ कमरे में फैल गई, शांत, गहरी, भरोसेमंद। लेकिन कहानी के बीच में एक पल ऐसा आया जब उसे कुछ अजीब लगा। उसने प्ले रोक दिया, पीछे किया, फिर से सुना। उस हिस्से में बैकग्राउंड में एक बहुत धीमी आवाज़ थी, इतनी धीमी कि आमतौर पर कोई नोटिस न करे। एक फुसफुसाहट। 4:37। आरव की सांस अटक गई। उसने उस हिस्से को बार बार सुना। वो आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन वो वहाँ थी और उसे पता था वो आवाज़ भी उसी की है। मैंने ये कब डाला? उसने खुद से पूछा। उसे याद नहीं था। शाम होते होते बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। खिड़की से टपकती बूंदों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आरव को लगा जैसे हर बूंद समय को गिन रही है। 4:37। आरव ने घड़ी ठीक करने की कोशिश की। बैटरी बदली, घड़ी फिर से चलने लगी, कुछ देर तक। फिर सेकंड की सुई फिर से रुक गई। उसी समय पर 4:37। आरव ने घड़ी दीवार से उतारकर दराज में डाल दी। बस, उसने खुद से कहा, अब नहीं। लेकिन मन के अंदर कहीं उसे पता था कि घड़ी हटाने से समय नहीं रुकता। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। आरव ने जानबूझकर खुद को जगाए रखा। कॉफ़ी बनाई, लैपटॉप पर कुछ भी चलाया। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंख बंद हो, लेकिन थकान जीत गई। रात के करीब 4 बजे उसकी पलकें भारी होने लगी। वो सोफे पर ही लेटा हुआ था जब उसकी आंख बंद हो गई। और फिर 4:37। इस बार कोई झटका नहीं था, कोई डर नहीं था। उसकी आंखें धीरे से खुलीं। कमरा वैसा ही था, लेकिन उसे सब कुछ थोड़ा धुंधला लग रहा था। वो उठा, सीधा बैठा और बिना किसी हिचकिचाहट के मेज़ की तरफ चला गया। वॉइस रिकॉर्डर ऐप खुला। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसके होठ हिले। आज दूसरा सच खुलेगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। फिर रिकॉर्डिंग बंद हुई। सुबह जब आरव की आंख खुली, वो बिस्तर पर था। सूरज निकल चुका था। उसके सिर में हल्का दर्द था। उसने मोबाइल उठाया। एक नई रिकॉर्डिंग थी। समय 4:37 AM। रिकॉर्डिंग की आखिरी लाइन थी, अगली बार वो और करीब होगा। आरव की उंगलियां सुन्न हो गईं और उसी पल न्यूज़ अलर्ट आया। शहर में दूसरी रहस्यमयी मौत। समय 4:37। आरव की सांस टूट सी गई। अब उसे यकीन होने लगा था, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि कातिल हर रात उससे पहले जाग रहा था, क्योंकि कातिल कहीं बाहर नहीं था। सुबह का सन्नाटा भारी था। आरव मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। न्यूज़ स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश कर रहा था, जैसे खबर बदल जाएगी। लेकिन हर चैनल पर वही लाइन चल रही थी, दूसरी रहस्यमयी मौत। समय सुबह 4:37। कोई चोट नहीं, कोई आवाज़ नहीं। इस बार मृतक का नाम था नितिन देशमुख। आरव का दिल जोर से धड़का। वो नाम भी जाना पहचाना था। नितिन, वही शख्स जिसने 3 महीने पहले आरव की एक ऑडियो बुक पर लंबा कमेंट लिखा था, बहुत लंबा, बहुत निजी। आपकी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे आप मेरे दिमाग के अंदर बैठे हो। तब आरव ने उसे एक जुनूनी फ़ैन समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो नाम लाश बन चुका था। आरव ने टीवी बंद कर दिया। कमरे में फिर वही अजीब सी शांति भर गई, ऐसी शांति जो कानों में सीटी की तरह बजती है। उसने मोबाइल नीचे रखा और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ये मुझसे जुड़ा क्यों है? वो बुदबुदाया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि मारे गए लोग यूं ही चुने नहीं गए थे। वे सब किसी न किसी तरह उसकी आवाज़, उसकी कहानियों, उसके दुनिया से जुड़े थे। उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार अननोन नंबर नहीं था, ये पुलिस स्टेशन का नंबर था। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी जो कल आई थी, शांत लेकिन चौकस। आरव, हमें आपसे फिर बात करनी है। क्या हुआ? आरव ने पूछा, जबकि उसे जवाब पता था। एक और मौत, और इस बार कुछ नया मिला है। आरव का गला सूख गया। क्या? मृतक के फ़ोन में एक ऑडियो फाइल मिली है, मौत से कुछ मिनट पहले की। आरव की सांस रुक गई। और? उसने बहुत मुश्किल से पूछा। वो आवाज़ आपकी जैसी लगती है। फ़ोन कट हो गया। आरव देर तक मोबाइल को देखता रहा। उसका हाथ सुन्न हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी हो। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। स्टेशन के अंदर वही गंध थी, पुराना कागज़, पसीना और अधूरी सच्चाइयाँ।
उसे एक छोटे से कमरे में बैठाया गया। कुछ मिनट बाद पुलिस वाला अंदर आया और मोबाइल टेबल पर रख दिया। ये सुनिए, उसने कहा। आरव ने हिचकिचाते हुए हेडफोन लगाए। ऑडियो चला। पहले कुछ सेकंड खामोशी थी, फिर किसी की घबराई हुई सांसें, और फिर वही आवाज़, शांत रहो, डर की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। आरव की आंखें भर आईं। ये उसकी ही आवाज़ थी, लेकिन वो ये भी जानता था उसने ये कभी रिकॉर्ड नहीं किया। ऑडियो के आखिर में एक हल्की सी आवाज़ थी, जैसे कोई कुर्सी खिसकाई गई हो। फिर अचानक सब बंद। ये फाइल रात 4:36 की है। 1 मिनट बाद मौत हो गई। आरव कुछ नहीं बोल पाया। आप समझ रहे हैं ना समस्या क्या है? पुलिस ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन मैं वहां नहीं था। कोई गवाह? नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। पुलिस ने उसे औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जाने देते वक्त साफ कहा, आप हमारी नज़र में हैं। घर लौटते समय आरव को लगा जैसे हर आदमी उसे देख रहा है, जैसे हर निगाह सवाल पूछ रही हो। तुम? कमरे में लौटकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने फैसला किया, आज वो सच जान कर रहेगा। उसने अपने लैपटॉप से सभी पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकाली, महीनों की ऑडियो फाइलें, सैकड़ों घंटे की आवाज़। वो एक एक करके सुनने लगा। पहले कुछ घंटों में कुछ नहीं मिला। फिर एक फाइल में बहुत पीछे एक जगह उसने खुद को बोलते हुए सुना, 4:37। ये लाइन कहानी का हिस्सा नहीं थी। फिर दूसरी फाइल में 4:37। फिर तीसरी में लगभग हर ऑडियो में कहीं ना कहीं बहुत धीमी आवाज़ में वही शब्द थे, जैसे कोई निशान छोड़ रहा हो या कोई गिनती कर रहा हो। आरव की आंखें जलने लगीं, सिर दर्द से फटने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। ये मैं नहीं हूँ, उसने ज़ोर से कहा, लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं था। उसने बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी डाला, आईने में देखा। कुछ सेकंड तक सब सामान्य लगा। फिर उसे अपनी आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखी। वो मुस्कान उसकी नहीं थी। आरव पीछे हट गया, दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने आईने से पूछा। आईना खामोश रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत साफ, बहुत ठंडी आवाज़ गूंजी, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सोने के बाद जागता है। आरव जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अब समझ आने लगा था कि यह सिर्फ बाहर की कहानी नहीं है, ये उसके अंदर चल रही लड़ाई थी। शाम होते होते उसके मोबाइल पर एक नई रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। समय 4:37, जबकि अभी शाम के 6 ही बजे थे। रिकॉर्डिंग का नाम अपने आप लिखा था, तीसरा। आरव ने कांपते हाथों से प्ले दबाया। उसकी अपनी आवाज़ बोली, अब तुम सवाल पूछने लगे हो, अच्छा है, लेकिन अगली रात जवाब बहुत महंगे होंगे। आरव ने मोबाइल फेंक दिया। उसे पहली बार यकीन हुआ कि अब जो भी होने वाला है वो रोका नहीं जा सकता। और अगली रात 4:37 बहुत पास आ चुके थे। रात आने से पहले ही आरव का शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग जाग रहा था। वो खिड़की के पास बैठा था। बाहर सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं। लोग हंसते बोलते निकल रहे थे। सब कुछ सामान्य था। यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे दुनिया को कोई फर्क ही न पड़ता हो कि हर रात 4:37 पर कोई चुपचाप मर रहा है। उसने घड़ी नहीं लगाई थी, जानबूझकर, लेकिन समय तो फिर भी चलता है। आरव ने खुद को सोने से रोकने की पूरी कोशिश की। कॉफ़ी, ठंडा पानी, तेज रोशनी, सब बेकार जा रहा था। उसकी पलकों में भारीपन उतरने लगा था। शरीर हार मान रहा था। नहीं, आज नहीं, उसने खुद से कहा। वो सोफे पर सीधा बैठ गया, दोनों पैर जमीन पर, आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश। मोबाइल मेज पर रखा था, स्क्रीन नीचे की तरफ, जैसे वो उसे देखना ही नहीं चाहता हो। लेकिन फिर एक बहुत हल्की सी आवाज आई, क्लिक, जैसे कोई रिकॉर्डिंग शुरू हुई हो। आरव का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत मोबाइल उठाया। वॉइस रिकॉर्डर ऐप खुली थी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। समय 4:36 AM। नहीं नहीं, आरव फुसफुसाया। उसने रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं।
और फिर उसकी ही आवाज़ आई, बहुत शांत, बहुत स्थिर। आज तुम जाग रहे हो, अच्छी बात है। आरव का गला सूख गया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आवाज़ बोली, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। ठीक उसी पल आरव की आंख झपक गई, बस एक पल के लिए। जब उसने आंख खोली तो सब बदल चुका था। कमरे की लाइट बंद थी। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे किसी और ने उसे चला दिया हो। उसने मोबाइल देखा। समय 4:38 AM। आरव का दिल बैठ गया। नहीं, नहीं, नहीं। उसने तुरंत न्यूज़ ऐप खोली। कोई अलर्ट नहीं, कुछ सेकंड की राहत। लेकिन फिर एक नया नोटिफिकेशन, संभावित तीसरी मौत की सूचना, स्थान मालवणी इलाका। आरव की सांस रुक गई। उसके हाथ से मोबाइल फिसल गया। वो कुर्सी से खड़ा हुआ, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। मालवणी, वो इलाका भी नया नहीं था। वहाँ एक महिला रहती थी, रीमा कुलकर्णी। रीमा, जिसने 6 महीने पहले आरव को ईमेल भेजा था, बहुत लंबा ईमेल, अपनी नींद, अपने डर, अपनी बेचैनी के बारे में। और अंत में लिखा था, आपकी आवाज़ सुनकर मुझे शांति मिलती है। आरव ने उस ईमेल का भी जवाब नहीं दिया था। उसका सिर घूमने लगा। ये सिर्फ संयोग नहीं है, उसने खुद से कहा, ये कोई पैटर्न है। सुबह होते होते खबर कंफर्म हो गई। तीसरी मौत, रीमा कुलकर्णी। समय 4:37 AM। पुलिस इस बार सीधे आई। कोई दस्तक नहीं, सीधे दरवाज़ा। आरव ने खोला तो बाहर वही अधिकारी खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे बदले हुए थे। शांत नहीं, सख्त। आपको हमारे साथ चलना होगा, एक ने कहा। आरव ने कोई विरोध नहीं किया। थाने में पूछताछ लंबी चली। वही सवाल बार बार, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किससे बात हुई। आरव हर बार वही जवाब देता रहा, मुझे याद नहीं। और यही सबसे बड़ा शक था। एक अधिकारी ने उसके सामने 3 फाइलें रखीं। तीनों मृतक, उसने कहा। तीनों का आपसे संपर्क था, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीके से। आरव ने सिर झुका लिया। और ये, अधिकारी ने आगे बढ़ाते हुए कहा, ये तीसरी लाश के पास से मिला है। एक छोटा सा ऑडियो प्लेयर। प्ले दबाया गया। पहले कुछ सेकंड शांति, फिर उसकी आवाज़, अगर तुम डर रही हो तो आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आरव का गला सूख गया। आरव की आंखें भर आईं। ये तुम हो, अधिकारी ने कहा। नहीं, ये मेरी आवाज़ है, मैं नहीं। कमरे में कोई नहीं बोला। कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। सबूत अभी भी पूरे नहीं थे, लेकिन जाते जाते एक बात साफ थी, पुलिस अब उसे पीड़ित नहीं मान रही थी। घर लौटकर आरव ने पहला काम किया। उसने अपने कमरे में कैमरे लगाए, 4 कोने, एक कैमरा सामने, एक बिस्तर की तरफ। उसने लैपटॉप ऑन किया, लाइव फीड चलने लगी। आज सब रिकॉर्ड होगा, आज कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। रात फिर आई। आरव बिस्तर पर नहीं लेटा, कुर्सी पर बैठा रहा। कैमरों की तरफ पीठ करके नहीं, सामने बैठा। घड़ी नहीं थी, लेकिन समय था 4:30। उसकी पलकों में जलन होने लगी। आंखें लाल हो गईं, लेकिन वो झपकने से डर रहा था। 4:35। उसकी सांसें गहरी हो गईं। 4:36। और फिर 1 सेकंड का अंधेरा, बस 1 सेकंड, जब लाइट टिमटिमाई। और उसी 1 सेकंड में सब बदल गया। लाइव फीड में उसने देखा, वो खड़ा था, धीरे धीरे। उसकी चाल बदली हुई थी, कंधे सीधे, चेहरा शांत। वो कैमरे की तरफ आया, सीधा लेंस में देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट आरव ने पहले आईने में देखी थी। वो झपक भी नहीं पाया। शरीर जकड़ा हुआ था, जैसे वो खुद अपने शरीर के अंदर बंद था। लाइव फीड में उसकी आवाज़ आई, अब तुम देख रहे हो, अच्छा है। वो मेज़ की तरफ बढ़ा, मोबाइल उठाया, रिकॉर्डर ऑन किया। आज तीसरा डर खत्म हुआ। 3 काफ़ी नहीं है, अभी कहानी बाकी है। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा। और तुम
तुम बहुत देर से सवाल पूछ रहे हो। लाइट फिर टिमटिमाई। आरव की आंख खुली। वो ज़मीन पर पड़ा था, सिर दर्द से फट रहा था, शरीर पसीने से भीगा हुआ। लैपटॉप स्क्रीन अभी भी ऑन थी, लाइव फीड रुकी हुई थी। समय 4:39 AM। उसने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग चलाई। सब कुछ उसमें था, वो खड़ा होना, वो मुस्कुराहट, वो आवाज़, सब। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसके पास सबूत था, लेकिन ये सबूत उसके खिलाफ था। उसी पल मोबाइल बजा। अननोन नंबर। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज़। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? हल्की हंसी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे डर से पैदा हुआ, और अब मैं अकेला मरना नहीं चाहता। कॉल कट। आरव मोबाइल को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया, ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये उसकी पहचान की लड़ाई थी। और अगली रात 4:37 किसी और के लिए नहीं, शायद उसी के लिए थे। सुबह बहुत देर से हुई, या शायद आरव को ऐसा लगा। वो जमीन पर बैठा था, पीठ दीवार से टिकी हुई, आंखें सूखी थीं, जैसे रात भर रोने के बाद अब उनमें कुछ बचा ही ना हो। लैपटॉप बंद पड़ा था, कैमरे अब भी लगे थे, लेकिन उसने उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने सब देख लिया था, खुद को। वो आदमी जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया था, वो आरव जैसा दिखता था, उसकी आवाज में बोलता था, लेकिन वो आरव नहीं था। कम से कम वही आरव नहीं जिसे वो जानता था। मोबाइल मेज पर पड़ा था, उसने उसे उठाया नहीं। डर था कि कहीं स्क्रीन फिर से न जाग जाए, कहीं फिर कोई रिकॉर्डिंग न चलने लगे। लेकिन डर के साथ एक और भावना भी थी, गुस्सा। अगर तुम मेरे अंदर हो तो छुप क्यों रहे हो? कमरे में कोई जवाब नहीं था। उसने खुद को समेटा और खड़ा हुआ। सिर अब भी भारी था, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा साफ लग रहा था, जैसे डर के बाद कोई ठंडा फैसला लिया गया हो। उसने बैग निकाला, कुछ कपड़े, चार्जर, लैपटॉप, और फिर रुक गया। उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखी एक पुरानी फाइल पर गई, मेडिकल रिकॉर्ड्स। वो फाइल उसने सालों से नहीं खोली थी। उसने फाइल निकाली, धूल झाड़ी, पहला पन्ना खोला। नाम आरव शर्मा, उम्र 24 साल, रेफरल नींद से जुड़ी याददाश्त की समस्या। पन्ने पलटते गए, लिखावट बदलती गई, और फिर एक नाम आया, डॉक्टर अनिरुद्ध देशपांडे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो नाम भी जाना पहचाना था, नितिन देशमुख, डॉक्टर अनिरुद्ध, दोनों नामों में एक अजीब समानता थी। उसे याद आया, नितिन देशमुख उसी डॉक्टर का छोटा भाई था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा, मरीज में डिसोसिएटिव सिम्टम्स स्पष्ट है, विशेषकर सुबह के समय 4:30 से 5 के बीच। आरव ने पन्ना मोड़ दिया। अगला नोट, मरीज में एक दूसरा स्वर उभर रहा है। ये स्वर शांत है, नियंत्रित है और खतरनाक रूप से तर्कसंगत। आरव ने फाइल बंद कर दी। उसके अंदर कुछ टूट गया। नितिन की मौत कोई संयोग नहीं थी, वो एक चेतावनी थी या बदला। उसका मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। आरव चौंका, लेकिन इस बार उसने फोन गिराया नहीं। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। फाइल मिल गई। दूसरी तरफ आवाज आई। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुमने नितिन को इसलिए मारा क्योंकि उसका भाई? नहीं, आवाज शांत थी। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो समझने लगा था। आरव ने आंखें बंद कर ली। तो ये सब बदला है? हल्की हंसी। नहीं, ये संतुलन है। तुम बोलते हो, मैं खामोशी लाता हूं। लोग मर रहे हैं, आरव ने कहा। लोग सो रहे हैं, आवाज ने जवाब दिया। मैं बस उन्हें जगने नहीं देता। कॉल कट हो गया। आरव ने मोबाइल नीचे रख दिया। उसे समझ आ गया था कि ये कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं थी, ये सालों से उसके अंदर पल रही थी। हर अनसुनी आवाज, हर दबा हुआ डर, हर अधूरी नींद, सब मिलकर किसी और को बना चुके थे, और अब वो किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। आरव ने फैसला किया, वो भागेगा नहीं, वो पुलिस के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां वो सिर्फ एक शक बनकर रह जाएगा। उसे उस जगह जाना था जहां ये सब शुरू हुआ था, डॉक्टर अनिरुद्ध का क्लिनिक। वो क्लिनिक बंद हो चुका था साल भर पहले, डॉक्टर की अचानक मौत के बाद। आरव को याद था, दिल का दौरा। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत भी सामान्य थी। शाम ढलते ढलते वो वहां पहुंच गया। पुरानी बिल्डिंग, जंग लगा गेट, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट। क्लिनिक का बोर्ड आधा गिरा हुआ था। अंदर अंधेरा था। आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरा वैसा ही था जैसा उसे याद था। कुर्सी, मेज, वही सोफा जिस पर वो सालों पहले बैठा करता था।
उसे अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मैं आ गया हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे मेज के नीचे कुछ दिखा, एक छोटा सा रिकॉर्डर। आरव झुका और उसे उठाया। डिवाइस चालू था। उसने प्ले दबाया। डॉक्टर अनिरुद्ध की आवाज़ गूंजी। अगर तुम ये सुन रहे हो आरव, तो इसका मतलब है कि वो जाग चुका है। मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं सिर्फ उसे समझ पाया था। आरव की आंखें भर आईं। रिकॉर्डिंग आगे चली। वो तुम्हें बचाने के लिए पैदा हुआ था, दर्द से, डर से, लेकिन अब वो तय कर रहा है कि कौन दर्द के काबिल है और कौन नहीं। रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो गई। आरव ज़मीन पर बैठ गया। अब सब साफ था। कातिल बाहर नहीं था, कातिल उसे बचाने के लिए बना था, और यही सबसे खतरनाक बात थी। उसने रिकॉर्डर बंद किया। बाहर निकलते वक्त उसने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा। उसे लगा जैसे परछाई हिली हो, जैसे कोई मुस्कुराया हो। मोबाइल पर समय देखा। शाम के 7 बजे थे, लेकिन स्क्रीन के कोने में एक नोटिफिकेशन था, अगली तैयारी पूरी है, और नीचे लिखा था 4:37 AM। आरव ने गहरी सांस ली। अब सवाल ये नहीं था कि अगला कौन मरेगा, सवाल ये था, क्या वो खुद को मारने से पहले उसे रोक पाएगा। रात आने से पहले आरव घर नहीं लौटा। डॉक्टर अनिरुद्ध के पुराने क्लिनिक से निकलते समय उसके अंदर कुछ बदल चुका था। डर अब भी था, लेकिन उसके ऊपर एक और परत चढ़ चुकी थी, साफ समझ। अब उसे भागना नहीं था, अब उसे छुपना भी नहीं था, उसे बस जागते रहना था। वो शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर गया, एक ऐसा कैफे जो 24 घंटे खुला रहता था। चारों तरफ लोग थे, हंसी, बातें, मोबाइल की रोशनी, कॉफी मशीन की आवाज। यहां नींद आना मुश्किल था। आरव ने एक कोने की सीट चुनी, दीवार से पीठ लगाकर बैठा ताकि सामने सब दिखे। लैपटॉप खोला, लेकिन कोई काम नहीं किया, बस स्क्रीन ऑन रखी। मोबाइल मेज पर रखा था, साइलेंट मोड पर। उसने वेटर से कहा, जब तक मैं खुद ना कहूं कॉफी बंद मत करना। वेटर ने अजीब नजर से देखा, लेकिन सिर हिला दिया। समय धीरे धीरे रेंग रहा था। 10 बजे, 11, 12। आरव का शरीर थक रहा था, लेकिन दिमाग जबरदस्ती जागा हुआ था। उसने खुद को बार बार याद दिलाया, अगर आंख बंद हुई तो वही होगा जो हर रात होता है। 1 बजे के बाद कैफे थोड़ा शांत हो गया, लोग कम होने लगे। कुर्सियों की आवाज, बर्तन समेटने की खनक। आरव ने मोबाइल उठाया, कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं, थोड़ी राहत। 2:30 बजे उसकी पलकों में जलन होने लगी। उसने ठंडा पानी पिया, चेहरा धोया, वापस आकर बैठ गया। 3 बजे उसका सिर झुकने लगा। उसी पल मोबाइल वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। आरव का दिल धक से रह गया। उसने कॉल नहीं उठाई, कॉल कट गया। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, तुम भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हो। आरव ने चारों तरफ देखा, कोई उसे नहीं देख रहा था, सब अपने अपने काम में लगे थे। उसने टाइप किया, आज मैं नहीं सोऊंगा। जवाब तुरंत आया, नींद जरूरी नहीं होती, बस एक पल की ढील। आरव ने फोन उल्टा रख दिया। 3:15। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया हो, हर सेकंड खिंच रहा था। उसका शरीर भारी हो चुका था, दिमाग में अजीब सी भनभनाहट आने लगी। 3:30। उसकी उंगलियां कप को कसकर पकड़े हुई थीं। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वो पीता रहा। 3:35। उसने राहत की सांस ली, बस 2 मिनट और। लेकिन तभी उसे लगा आवाजें दूर जा रही हैं। कैफे की रौनक धुंधली होने लगी, जैसे वो पानी के नीचे बैठा हो। नहीं, उसने खुद से कहा। उसने मेज पर मुट्ठी मारी। 3:36। मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर वॉइस रिकॉर्डर खुल गया। रिकॉर्डिंग शुरू। आरव ने पूरा जोर लगाकर आंखें खुली रखी, और फिर सब रुक गया, जैसे किसी ने दुनिया का प्ले बटन दबा दिया हो। अगला पल वो खड़ा था। उसे पता नहीं चला कि वो कब उठा, कब कुर्सी से हटा, लेकिन वो खड़ा था कैफे के दरवाजे के पास। कैमरे की तरह उसकी नज़र हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन नियंत्रण कहीं और था। उसने मोबाइल कान के पास लगाया। 4:37 उसके मुंह से निकला। दरवाज़ा खुला, वो बाहर निकला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। सड़क लगभग खाली थी। उसके कदम तेज थे, तय, जैसे रास्ता पहले से मालूम हो। उसने ऑटो रोका, बैठा, कुछ बोला, ऑटो चल पड़ा। आरव अंदर कहीं चीख रहा था, रुको, मत जाओ, लेकिन शरीर नहीं रुका। ऑटो एक पुराने अपार्टमेंट के सामने रुका। 3री मंजिल, सीढ़ियां, दरवाजे पर नेम प्लेट, अमोल सावंत। आरव का दिल अंदर से कांप गया। ये नाम उसने सुना था 1 महीने पहले, एक कॉल। आपकी आवाज़ से मुझे नींद आती है, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। आरव ने उसे हेल्पलाइन नंबर दिया था, फिर कभी बात नहीं हुई। अब वो दरवाजे के सामने खड़ा था। घड़ी की सुई उसके दिमाग में गूंज रही थी। 4:37। उसने बेल दबाई। दरवाज़ा खुला।
अमोल सामने खड़ा था, आंखों में थकान, चेहरे पर हल्की राहत। आप? उसने हैरानी से कहा। आरव मुस्कुराया, वही मुस्कान। मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक हो। अमोल ने बिना सवाल किए दरवाज़ा खोल दिया। कमरा छोटा था, साफ, टीवी बंद, लाइट धीमी। आरव अंदर गया, दरवाज़ा बंद हुआ। मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू थी। आपको कैसे पता चला? अमोल ने पूछा। आरव की आवाज़ शांत थी, बहुत भरोसेमंद। कभी कभी किसी का दर्द बहुत शोर करता है, मैं उसे सुन लेता हूँ। अमोल बैठ गया, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। मैं थक गया हूँ, नींद नहीं आती। आरव पास बैठा, बहुत पास। आ जाएगी, गहरी। अमोल ने आंखें बंद कर ली। आरव ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी, ना कोई जोर, ना कोई जल्दबाजी, बस समय। मोबाइल पर घड़ी बदली, 4:37। सब कुछ बहुत शांत था। आरव अंदर कहीं रो रहा था, लेकिन बाहर शांति थी। कुछ मिनट बाद आरव उठा, मोबाइल बंद किया, दरवाज़ा खोला। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। वो चला गया। जब उसे होश आया तो वो बस स्टॉप पर बैठा था। सूरज निकल चुका था, सिर भारी था, हाथों में अजीब सी ठंडक। मोबाइल में एक नई फाइल थी, रिकॉर्डिंग का नाम 4। उसने प्ले नहीं किया, उसे ज़रूरत नहीं थी, उसे पता था अंदर क्या है। न्यूज़ अलर्ट आया, शहर में चौथी रहस्यमयी मौत, मृतक अमोल सावंत, समय 4:37। आरव की आंखें बंद हो गईं। अब कोई शक नहीं था, अब कोई बहाना नहीं था। वो सिर्फ गवाह नहीं था, वो दरवाज़ा था जिससे हर रात 4:37 पर मौत अंदर आती थी। और सबसे डरावनी बात, अब उसे ये भी एहसास होने लगा था कि दूसरा वाला अब उससे ज़्यादा मजबूत हो रहा था। सुबह की धूप में भी आरव को ठंड लग रही थी। वो बस स्टॉप पर बैठा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। आसपास लोग थे, ऑफिस जाते हुए, स्कूल की वर्दी में बच्चे, चाय की दुकान से उठती भाप। सब कुछ सामान्य था, और यही सबसे असहनीय था। उसने मोबाइल देखा, 4 नई नोटिफिकेशन, न्यूज़, सोशल मीडिया, पुलिस अपडेट, सब जगह एक ही बात, अमोल सावंत, मौत, 4:37। आरव ने फ़ोन जेब में डाल लिया। अब वो पढ़ नहीं सकता था। हर शब्द उसे भीतर से काट रहा था। उसे याद आ रहा था अमोल का चेहरा, उसकी थकी हुई आंखें, वो भरोसा जिसके साथ उसने दरवाज़ा खोला था। आ जाएगी, ये शब्द उसने खुद बोले थे या किसी और ने? वो उठकर चल पड़ा। उसे कहीं पहुंचना नहीं था, बस चलना था। रुकने से डर लग रहा था, जैसे अगर वो थम गया तो सब कुछ उस पर टूट पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन ये एहसास बना रहा जैसे कोई उसके कंधे के ठीक पीछे चल रहा हो, उसी की चाल में, उसी की सांसों के साथ। उसने तेज चलना शुरू किया, तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। आरव ने इस बार कॉल काटा नहीं। कितनी देर तक खुद से भागोगे? आवाज आई। आरव रुक गया। लोग उसके पास से निकलते रहे, लेकिन वो वहीं खड़ा था। ये सब क्यों? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि तुम सुनते हो, जवाब आया। और जो सुनता है वो जिम्मेदार होता है। तुमने अमूल को मारा, आरव ने कहा। नहीं, आवाज शांत थी। मैंने उसे सुलाया। आरव की आंखें भर आईं। वो जी सकता था, शायद, आवाज ने कहा, लेकिन वो हर रात मर रहा था। मैं बस आखिरी रात लाया। कॉल कट हो गया। आरव ने फोन नीचे कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे गुस्सा आया, डर नहीं, गुस्सा। तुम भगवान नहीं हो, उसने दांत खींच कर कहा। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। और तुम भी नहीं हो, जवाब आया। इसीलिए हम दोनों हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक विचार आकार लेने लगा, डरावना लेकिन साफ। अगर वो उसे रोकना चाहता है तो उसे बाहर लाना होगा। वो सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गया। वहां अब वो सिर्फ शक था। वो डॉक्टर भी नहीं गया। डॉक्टर अब नाम बन चुके थे। वो गया अपने पुराने स्टूडियो में, वही जगह जहां उसकी आवाज ने हजारों लोगों को डराया था, जहां रात रात भर वो कहानियां रिकॉर्ड करता था, जहां वो सबसे ज्यादा खुद होता था, या शायद सबसे ज्यादा टूटता था। स्टूडियो बंद था, ताला लगा था, लेकिन चाबी उसके पास थी। अंदर घुसते ही वही जानी पहचानी गंध, फोम की दीवारें, माइक्रोफोन, कुर्सी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
अगर तुम बात करना चाहते हो तो यही जगह है। कमरे में सन्नाटा था। आरव कुर्सी पर बैठ गया, माइक्रोफोन के सामने। रिकॉर्डिंग ऑन की। लाल बत्ती जल उठी। उसने आंखें बंद कर लीं। अब मैं नहीं भागूंगा, उसने कहा। अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर हेडफोन में हल्की सांसों की आवाज़। वही आवाज़। मैं हमेशा सामने ही था, वो बोला। तुम ही पीछे देखते रहे। आरव ने आंखें खोल दी। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं वही हूं जो तुम नहीं बन पाए, जो रुकता नहीं, जो डरता नहीं। आरव की सांस तेज हो गई। तुम लोगों को मारते हो? नहीं, मैं शोर बंद करता हूं। आरव ने मुट्ठी भींच ली। तुम मुझे क्यों जिंदा रखा? एक हल्की हंसी। क्योंकि कहानी सुनाने वाला जिंदा रहना चाहिए, वरना शांति कौन समझेगा। आरव को अचानक महसूस हुआ कि ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, लाइव, और यही उसे चाहिए था। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? उसने पूछा। जब तक जरूरत है, आवाज ने कहा। और जरूरत कौन तय करता है? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर जवाब आया। तुम। आरव की आंखें फैल गईं। मैं नहीं, उसने कहा। मैं ये नहीं चाहता। फिर भी तुमने कभी किसी को रोका नहीं। आवाज ठंडी हो गई। तुमने सिर्फ सुना, और सुनना भी एक चुनाव होता है। आरव के गाल पर आंसू बह निकले। तो अब क्या? उसने पूछा। अब, आवाज ने कहा, अब हम तय करेंगे अगली रात किसकी होगी। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। लाल बत्ती बुझ गई। आरव कुर्सी से उठ नहीं पाया। उसका शरीर थरथरा रहा था। मोबाइल पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। आज कोई नहीं मरेगा। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगली लाइन ने उसे जमा दिया। कल तुम्हारी परीक्षा है। आरव को समझ आ गया, अब ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये चयन था। और अगली रात 4:37 किसी और के लिए नहीं, उसके लिए एक सवाल लेकर आएगी। उस रात आरव स्टूडियो में ही रुका। वो घर नहीं गया। घर अब सुरक्षित जगह नहीं लगती थी। वहाँ दीवारें थीं, आईने थे, और वे सब उसे वही चेहरा दिखाते थे जिससे वो डरने लगा था। स्टूडियो में कम से कम अंधेरा उसकी मर्जी से था। उसने लाइट बुझा दी, बस रिकॉर्डिंग रूम की लाल बत्ती जलती रहने दी। कुर्सी पर बैठा रहा, माइक्रोफोन के सामने नहीं, थोड़ा पीछे, जैसे सामने बैठने से कोई उसे सुन सकता हो। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे। कल तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा किस चीज़ की? किसके लिए? उसने मोबाइल उठाया। कोई नया मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, जैसे दूसरी तरफ वाला जानता हो कि अब चुप्पी ज़्यादा असर करेगी। आरव ने पहली बार एक सवाल खुद से पूछा जिससे वो हमेशा बचता रहा था। अगर वो सच में किसी को रोक सकता था तो उसने पहले क्यों नहीं रोका? उसके दिमाग में पुराने चेहरे घूमने लगे। समीर, नितिन, रीमा, अमोल, सब अलग अलग थे, लेकिन एक बात एक जैसी थी। सब ने किसी ना किसी तरह उससे मदद मांगी थी, सीधे या परोक्ष रूप से। और उसने क्या किया था? सुना था, रिकॉर्ड किया था और कहानी बना दी थी। उसके हाथ कांपने लगे। क्या मैं भी दोषी हूं? उसने खाली कमरे में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे जवाब की जरूरत नहीं थी। रात ढलती गई, बाहर ट्रैफिक की आवाज कम होती गई, शहर सोने लगा। स्टूडियो की घड़ी में समय साफ दिख रहा था, 3:40। आरव सीधा बैठ गया। उसने तय कर लिया था, आज वो भागेगा नहीं, आज वो देखेगा कि होता क्या है, चाहे जो हो। 3:45। उसकी सांसें गहरी हो गईं, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सी तैयारी भी थी। 3:50। मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर वॉइस रिकॉर्डर खुल गया। रिकॉर्डिंग चालू। आरव ने आंखें बंद कर लीं। आज क्या चाहते हो? उसने शांत आवाज में पूछा। हेडफोन में हल्की सी फुसफुसाहट आई। आज तुम्हें चुनना है। आरव की पलकों के नीचे हलचल हुई। किसे? उसने पूछा। उसे, आवाज ने कहा, जो तुम हो सकते थे। आरव की सांस अटक गई। मैं समझा नहीं। समझोगे, आवाज ने कहा, जब समय आएगा। 3:56। आरव के दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरी, बहुत पुरानी। वो खुद, छोटा सा,
कमरे के कोने में बैठा हुआ, बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ें, चीज़ों के टूटने की आवाज़ें। वो डर गया था और उसने वही किया था जो वो हमेशा करता आया था। आंखें बंद, कान बंद और मन में एक आवाज़ पैदा कर ली थी। एक आवाज़ जो कहती थी सब ठीक हो जाएगा। 3:58। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम उसी दिन पैदा हुए थे, आरव ने फुसफुसा कर कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सन्नाटा बदल गया, भारी हो गया। 4:01। आरव का शरीर भारी होने लगा, जैसे किसी ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया हो। उसकी पलकों में जलन हुई। नहीं, उसने खुद से कहा, आज नहीं। उसने कुर्सी की बांह पकड़ ली, नाखून गड़ गए। 4:10। उसने खुद को चुटकी काटी, दर्द हुआ, राहत भी हुई। वो अब भी जाग रहा था। 4:20। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। 4:25। हेडफोन में आवाज़ आई, अब। आरव की सांस रुक गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दृश्य धुंधला हो रहा था, जैसे किसी ने फोकस बदल दिया हो। 4:30। वो खड़ा था, उसे पता नहीं चला कब। उसके पैर अपने आप आगे बढ़े। नहीं, आगे नहीं। इस बार वे दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे थे, वे आईने की तरफ जा रहे थे। स्टूडियो के छोटे से आईने की तरफ। आरव अंदर कहीं चीखा, मत देखो, लेकिन शरीर नहीं रुका। वो आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में वही चेहरा था, लेकिन आंखें अलग थीं, बहुत शांत, बहुत स्थिर। देखो, वो बोला, यही परीक्षा है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? आईने में मुस्कान आई, तो मैं हमेशा रहूंगा, वो बोला। घड़ी में समय बदला। 4:37। आईने में खड़े आदमी ने धीरे से कहा, अब बोलो आरव, आज किसे बचाना है? आरव की सांसें टूटने लगीं। पहली बार मौत किसी और के लिए नहीं आई थी, वो उसके फैसले का इंतजार कर रही थी। आरव की आंखें आईने पर जमी हुई थीं। आईने में खड़ा आदमी वही था, लेकिन वही नहीं था। चेहरे की रेखाएं एक जैसी थीं, मगर भाव अलग थे। जहां आरव की आंखों में डर था, वहां उस दूसरे की आंखों में शांति थी। ऐसी शांति जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। किसे बचाना है? आवाज ने फिर पूछा। आरव के होंठ कांपे। ये कोई खेल नहीं है। आईने वाला मुस्कुराया। हर खेल नियमों से चलता है, और तुमने खुद ये नियम बनाए थे। आरव ने सिर झटका। मैंने कुछ नहीं बनाया, तुमने सुना, आवाज ने कहा, और जब तुमने सुना तब तुमने चुना। आरव को अचानक अपने पुराने रिकॉर्डिंग सेशन याद आने लगे। वे रातें जब वो किसी अजनबी की भेजी हुई कहानी सुनता था। दर्द, डर, टूटन, सब कुछ वो सुनता था, सिर हिलाता था और फिर उसी दर्द को कहानी बना देता था। मैं मदद नहीं कर सकता था, आरव ने कहा। मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ। यही सबसे बड़ा झूठ है, आईने वाला बोला। आवाज़ कभी सिर्फ आवाज़ नहीं होती। आरव के दिमाग में एक चेहरा उभरा, एक और नाम, कोई जो अभी जिंदा था। उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक फ़ोटो थी, एक युवक, करीब 30 साल का, आंखों में गहरी थकान। बैकग्राउंड में एक छोटा सा कमरा। नाम लिखा था सचिन पाटिल। नीचे एक लाइन, अभी जिंदा है। आरव की सांस तेज हो गई। ये कौन है? अगला, आईने वाले ने कहा, या शायद आखिरी। आरव ने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया। अगर मैं उसे बचा लूं तो? आईने वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कोई और बचेगा नहीं। आरव का सिर घूम गया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, आवाज़ शांत थी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। आरव की आंखों के सामने अचानक एक और तस्वीर आई। पुलिस स्टेशन, सलाखें, एक कमरा जहाँ वो अकेला बैठा है, और बाहर शहर शांति से सो रहा है। अगर मैं खुद को रोक दूं? आरव ने पूछा। अगर मैं खुद को ख़त्म कर दूं? तो आईने में खड़ा आदमी पहली बार गंभीर हुआ। तुम ये नहीं कर सकते, उसने कहा। क्यों? क्योंकि तब मैं पूरी तरह जाग जाऊंगा। आवाज़ में अब कोई मुस्कान नहीं थी, और तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मैं क्या हूँ? एक दरवाज़ा, एक रास्ता? तुम संतुलन हो, आईने वाला बोला। तुम डर और शांति के बीच की आखिरी दीवार हो। मोबाइल पर समय चमका, 4:37 AM। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके पास 1 मिनट था।
सचिन को क्यों? उसने पूछा। क्योंकि वो टूट चुका है और टूटे हुए लोग सबसे ज़्यादा शोर करते हैं। वह मदद मांग सकता है। मांगी थी, आवाज़ ने जवाब दिया। उसने भी तुम्हें सुना था। आरव की आंखें फैल गईं। वह भी? आईने वाला सिर हिलाने जैसा भाव लाया। तुम्हारी हर कहानी किसी न किसी के लिए आखिरी सहारा बनी है। 4:36 AM। आरव ने अचानक फैसला किया। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लाल बत्ती जली। अगर मैं बोलूं तो तुम रुक जाओगे? आईने वाला हंसा। तुम हमेशा बोलते हो। नहीं, आरव ने कहा, आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं सच बोलूंगा। आईने में मुस्कान गायब हो गई। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं करूंगा, आरव ने कहा। लाइव। उसने रिकॉर्डिंग को लाइव स्ट्रीम पर डाल दिया। बिना टाइटल, बिना संगीत, सिर्फ उसकी आवाज़। अगर कोई सुन रहा है तो जान लो, मैं ठीक नहीं हूँ और शायद तुम भी नहीं हो, लेकिन मरना समाधान नहीं है। आईने वाला आगे बढ़ा। रुको। 4:37 AM। कमरा अचानक ठंडा हो गया। आईने की सतह कांपने लगी। आरव बोलता रहा, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सुन रहा है तो गलत नहीं हो, लेकिन वह तुम्हें मारने नहीं आया है। आईने वाला चीखा। पहली बार आवाज़ टूटी हुई थी। चुप। आरव ने आंखें बंद कर लीं और बोलता रहा, अगर तुम सचिन हो या कोई और तो अभी फ़ोन उठाओ, किसी को भी, अभी। कमरे की लाइट टिमटिमाई। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। इनकमिंग कॉल। नाम सचिन पाटिल। आरव की सांस रुक गई। आईने में खड़ा आदमी पीछे हटने लगा। उसकी परछाई फैलने लगी जैसे धुआं। तुमने नियम तोड़ दिया, वह फुसफुसाया। आरव ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिसकियों की आवाज़ थी। भैया, आपकी आवाज़, आपने मुझे बचा लिया, सचिन बोला। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। आईने में अब सिर्फ उसका अपना चेहरा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आरव ज़मीन पर बैठ गया। वो जीत गया था, या शायद बस पहली बार देर कर दी थी, क्योंकि मोबाइल पर एक आखिरी मैसेज चमका। अननोन नंबर। एक को बचाया है, अब देखेंगे कितनों को संभाल पाते हो। आरव देर तक जमीन पर बैठा रहा। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके कानों में अब भी उसकी अपनी आवाज़ गूंज रही थी। वो आवाज़ जो आज कहानी नहीं थी, वो सच थी, और सच बोलना उसे अंदर तक थका चुका था। सचिन की कॉल कट हो चुकी थी। आखिरी शब्द अब भी याद थे, मैं अकेला नहीं हूं। आरव ने मोबाइल नीचे रख दिया। उसकी उंगलियां सुन्न थीं। उसने आईने की तरफ देखा। अब उसमें सिर्फ वही था, कोई दूसरी आंखें नहीं, कोई मुस्कान नहीं, लेकिन वो जानता था, चुप्पी का मतलब खत्म होना नहीं होता। बाहर हल्की सुबह हो चुकी थी। स्टूडियो की दीवारों से रोशनी टकरा रही थी। शहर जाग रहा था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट रहे थे, और आरव, वो पहली बार अपनी जिंदगी से बाहर खड़ा था। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई अननोन नंबर नहीं था, पुलिस का कॉल था। आरव ने कॉल उठाया। हमें आपकी लाइव रिकॉर्डिंग मिली। दूसरी तरफ गंभीर आवाज़ थी, और उसके बाद एक कॉल लॉग, सचिन पाटिल का। आरव ने कुछ नहीं कहा। हम सचिन तक पहुंचे। आवाज़ आगे बोली, वो जिंदा है, और उसने सब बताया। आरव की आंखें बंद हो गई। हम आपसे मिलना चाहते हैं, पुलिस ने कहा। आज ही। मैं आ रहा हूं। आरव ने बस इतना कहा। फोन कट गया। वो धीरे धीरे उठा। शरीर भारी था, लेकिन कदम हल्के। उसने स्टूडियो का दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा ने उसके चेहरे को छुआ। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे वो सच में जिंदा है। पुलिस स्टेशन में माहौल बदला हुआ था। वही दीवारें, वही कुर्सियां, लेकिन नज़रों में शक कम था। सवाल अब भी थे, लेकिन उनका रंग बदल चुका था। एक अधिकारी ने कहा, आपने जो किया वो असामान्य था। आरव ने सिर झुका लिया। लेकिन अधिकारी ने आगे कहा, उससे एक जान बची। आरव ने पहली बार ऊपर देखा, और शायद वो बोला, और भी बच सकती हैं। कमरे में थोड़ी देर चुप्पी रही। हम आपको अभी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, अधिकारी ने कहा, लेकिन आप हमारी निगरानी में रहेंगे। आरव ने सिर हिलाया। उसे ये मंजूर था। वो पुलिस स्टेशन से निकला तो दोपहर हो चुकी थी। बाहर चहल पहल की। लोग हंस रहे थे। किसी को नहीं पता था कि एक रात पहले क्या हुआ था। उसका मोबाइल फिर बजा। एक मैसेज, अननोन नंबर।
आरव ने बिना घबराए पढ़ा। तुमने अच्छा किया। आरव की सांस रुकी। एक को बचाया, लेकिन आज रात मैं नहीं आऊंगा। आरव ने टाइप किया, क्यों? जवाब कुछ सेकंड बाद आया, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, और समझ सबसे खतरनाक चीज होती है। आरव ने फोन बंद कर दिया। शाम को वो अपने घर लौटा, बहुत दिनों बाद। कमरा वैसा ही था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, थकान थी, यादें थीं। वो बिस्तर पर बैठा और पहली बार बिना रिकॉर्डिंग के सोने की कोशिश की। रात आई। 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जाग रहा था। 4:35। उसने आंखें बंद नहीं की। 4:36। उसने गहरी सांस ली। 4:37। कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई दूसरी चाल नहीं, बस शांति। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार डर से नहीं, राहत से। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, शांति भी स्थायी नहीं होती। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जली। कोई मैसेज नहीं, बस एक नई रिकॉर्डिंग। समय 4:37। रिकॉर्डिंग का नाम अपने आप लिखा था, 5 मिनट। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था, खेल खत्म नहीं हुआ है, बस नियम बदल गए हैं। आरव ने उस नई रिकॉर्डिंग को तुरंत नहीं खोला। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन उंगलियां जमी हुई थीं। 5 मिनट, ये नाम किसी चेतावनी जैसा था, किसी वक्त की सीमा जैसा, जैसे अब हर चीज गिनी जाने लगी हो। उसने मोबाइल को मेज पर रख दिया और खिड़की के पास चला गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें थीं, एक आम सुबह। लेकिन उसके लिए अब कोई भी सुबह आम नहीं रह गई थी। वो जानता था, अगर उसने अभी रिकॉर्डिंग सुनी तो वो फिर उसी खेल में खिंच जाएगा, और अगर नहीं सुनी तो अनजान डर और गहरा हो जाएगा। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, अब छुपना नहीं। उसने मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग प्ले की। पहले कुछ सेकंड खामोशी थी, फिर उसकी अपनी आवाज। लेकिन इस बार उसमें न शांति थी न भरोसा, उसमें थकान थी। अगर तुम ये सुन रहे हो, आवाज बोली, तो इसका मतलब है कि तुमने आज की रात निकाल ली है। आरव की सांसें तेज हो गईं। 5 मिनट तुम्हारे पास हैं, आवाज आगे बोली। 5 मिनट ये तय करने के लिए कि अगला कदम क्या होगा। रिकॉर्डिंग में हल्की खरोंच जैसी आवाज आई, जैसे कोई कुर्सी खिसकाई जा रही हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, आवाज बोली। अगर चाहता तो अब तक कर चुका होता। आरव के माथे पर पसीना आ गया। मैं तुम्हें तोड़ना भी नहीं चाहता, आवाज बोली। तुम पहले से टूटे हुए हो। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आरव ने मोबाइल नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह पहली बार था जब दूसरी आवाज ने खुद को इतने साफ शब्दों में बताया था, न दुश्मन न दोस्त, बस मौजूद। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। 5 मिनट, ये कोई खेल नहीं था, ये कोई सीमा थी। उसने घड़ी देखी, 4:42। 5 मिनट पहले ही बीत चुके थे। तो ये झूठ था? उसने खुद से पूछा। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव चौंक गया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार साफ और शांत। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, सादा कपड़े, हाथ में एक फाइल। आरव शर्मा? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। मैं मनोज हूं, आदमी ने कहा, मेंटल हेल्थ यूनिट से। आरव की आंखें फैल गईं। पुलिस ने हमें भेजा है और तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स ने भी। आरव ने रास्ता दिया। मनोज अंदर आ गया। कमरे पर एक नज़र डाली। उसकी नज़र थोड़ी देर मोबाइल पर ठहरी, फिर हट गई। तुम थके हुए लग रहे हो, मनोज ने कहा। मैं सोया नहीं हूं, आरव ने जवाब दिया। मुझे पता है, मनोज ने शांत आवाज में कहा। आरव उसे देखने लगा। आपको कैसे पता? मनोज कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि जो लोग जागते रहने की जिद करते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा डरते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। तुम्हारे केस में, मनोज ने कहा, एक चीज साफ है, तुम बुरे नहीं हो। आरव हंस पड़ा। वो हंसी सूखी थी। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग मरे हैं, और यही फर्क है। आरव ने उसकी तरफ देखा। अब आगे क्या? आरव ने पूछा। मनोज ने फाइल खोली। अब इलाज। इलाज से लोग जिंदा हो जाते हैं? आरव ने पूछा। मनोज कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल मोबाइल पर वाइब्रेशन हुआ। अननोन नंबर। मनोज ने भी देखा। आरव ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज थी।
तो तुमने किसी और को बुला लिया, उसने कहा। मनोज ने आरव की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम डर रहे हो? आवाज़ बोली। अच्छा है। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने कहा, मैं थक गया हूं। फोन के उस पार हल्की चुप्पी छा गई। थकान खतरनाक होती है, आवाज़ ने कहा। वहीं से मैं आता हूं। आरव ने पहली बार बिना कांपे जवाब दिया। और वहीं से तुम जा भी सकते हो। मनोज की भौएं हल्की सी उठी। फोन कट गया। आरव ने मोबाइल नीचे रख दिया। वो अब भी है, आरव ने कहा। हाँ, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। धूप तेज हो चुकी थी। पहली बार उसे लगा शायद ये लड़ाई एक रात में नहीं, कई दिनों में लड़ी जाएगी। और शायद जीत का मतलब खामोशी नहीं, साथ होगा। मनोज के जाने के बाद कमरा अजीब तरह से खाली लगने लगा। आरव सोफे पर बैठा रहा। मोबाइल मेज पर था, स्क्रीन नीचे की तरफ। उसे पता था अब फोन का बजना सिर्फ एक आवाज नहीं रहेगा, वो एक संकेत होगा किसी और के जागने का। मनोज ने जाते जाते बस इतना कहा था, आज कुछ मत करो, बस नोटिस करो। नोटिस करना। आरव को यह शब्द अजीब लगा था। वो हमेशा कुछ करता आया था। रिकॉर्डिंग, सुनना, बोलना, चुपचाप देखना उसके लिए नया था। उसने खुद को रोका। उस दिन उसने कोई कहानी नहीं चलाई, कोई ऑडियो नहीं सुना। उसने टीवी भी बंद रखा। खिड़की से बाहर देखता रहा, लोगों को आते जाते देखता रहा, जैसे वो पहली बार दुनिया को बिना आवाज के देख रहा हो। शाम ढलते ढलते उसके सिर में हल्का दर्द शुरू हो गया। वही पुराना दर्द, वही संकेत। उसने पानी पिया, आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसने डर कर आंखें नहीं खोली। नोटिस करो, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में हल्की हलचल शुरू हुई, जैसे दो आवाजें एक ही जगह पर सांस ले रही हों। एक उसकी थी, थकी हुई, उलझी हुई। दूसरी शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो, अंदर से आवाज आई। आरव चौंका, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मैं भाग नहीं रहा, आरव ने धीमी आवाज में कहा। मैं सुन नहीं रहा, फर्क है। कुछ सेकंड तक अंदर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। आरव ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अभी नहीं। पहली बार उसे लगा आवाज कमजोर हुई है। रात आई। उसने जानबूझकर लाइट जला कर रखी, पर्दे खुले छोड़े। कोई अंधेरा नहीं, कोई कोना नहीं। घड़ी देखी, 3:50। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। 4:10। मोबाइल शांत था। 4:20। उसके हाथों में हल्की कंपकपी शुरू हुई। उसने उन्हें आपस में दबाया। 4:30। उसने खुद से कहा, अगर कुछ होना है तो होगा। 4:36। उसने सांस रोक ली। 4:37। कुछ नहीं हुआ। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आरव की आंखें खुली रह गईं। वो कुछ सेकंड तक हिला नहीं, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा हो। फिर उसके अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, तुम बदल रहे हो। आरव ने जवाब नहीं दिया। तुम्हें ये पसंद नहीं, आवाज ने कहा। आरव ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। मुस्कान पूरी नहीं थी, लेकिन असली थी। मुझे भी तुम पसंद नहीं थे, उसने कहा। अंदर की आवाज हंसी, लेकिन वो हंसी खोखली थी। तुम सोचते हो कि मैं चला जाऊंगा? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तुम हावी भी नहीं रहोगे। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज बोली, तो अब क्या? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका। अब, आरव ने कहा, मैं सुनूंगा, लेकिन चुनूंगा नहीं। आवाज कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं आए। रात बीत गई। सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई। आरव ने महसूस किया वो जिंदा है, थका हुआ लेकिन मौजूद। मोबाइल अब भी शांत था, कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन जब उसने स्क्रीन ऑन की तो एक ड्राफ्ट दिखा। रिकॉर्डिंग अधूरी थी। नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, अभी नहीं। आरव ने फोन नीचे रख दिया। उसे पता था कि ये अंत नहीं है, लेकिन ये पहली रात थी जब 4:37 उससे कुछ नहीं ले पाया। और यही अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। सुबह देर से आई, या शायद आरव ने उसे देर से महसूस किया। वो खिड़की के पास बैठा था। चाय ठंडी हो चुकी थी। बाहर लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे किसी की रातें टूट नहीं रही हों, जैसे 4:37 कोई मायने ही न रखता हो। लेकिन आरव जानता था,
खामोशी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वो तैयारी होती है। उसका मोबाइल अब भी शांत था। कोई अननोन नंबर नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। ये नई बात थी, डरावनी भी और राहत भरी भी। मनोज ने कहा था, जब आवाज़ कम हो जाए तब ध्यान देना, वहीं असली लड़ाई शुरू होती है। आरव ने पहली बार अपने पुराने स्टूडियो की चाबी उठाई, लेकिन इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। वो बस वहाँ जाना चाहता था, देखना चाहता था कि वो जगह अब उसे कैसी लगती है। स्टूडियो का दरवाज़ा खोला। अंदर वही गंध, वही दीवारें, वही माइक्रोफोन, लेकिन कुछ बदला हुआ था। कमरा अब उसे डरावना नहीं लग रहा था, खाली लग रहा था, जैसे किसी ने अपना सामान समेट लिया हो। वो कुर्सी पर बैठा, माइक्रोफोन को छुआ, ठंडा था। उसने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। अगर तुम हो, उसने शांत आवाज़ में कहा, तो सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसके दिमाग में यादें बिना डर के आने लगीं। बचपन की, वो कमरा, वो चीखें, वो रातें। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई दूसरी आवाज़ नहीं बोली, सिर्फ उसकी अपनी। थोड़ी देर बाद मोबाइल वाइब्रेट हुआ। आरव चौंका। स्क्रीन पर नाम दिखा, मनोज। कैसा लग रहा है? मनोज ने पूछा। खाली, आरव ने कहा। मनोज ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, खालीपन डरावना लगता है, लेकिन यही जगह होती है जहां नया नियंत्रण आता है। आरव ने फ़ोन काट दिया। वो स्टूडियो से निकला और सीधे अस्पताल गया, वही मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जहां मनोज काम करता था। बिना अपॉइंटमेंट, बिना तैयारी। उसे इंतज़ार करने को कहा गया। वेटिंग रूम में बैठे लोग अलग अलग थे, कुछ चुप, कुछ बेचैन, कुछ टूटे हुए। आरव ने पहली बार खुद को उनमें देखा। कोई ख़ास नहीं, कोई चुना हुआ नहीं, बस इंसान। कुछ देर बाद मनोज बाहर आया। उसने आरव को देखा और हल्के से मुस्कुराया। आज तुम खुद चलकर आए हो, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। कमरे में बैठते ही मनोज ने एक सवाल किया, अगर वो आवाज़ फिर आए तो तुम क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं डरूंगा। मनोज ने भौं उठाई। लेकिन आरव ने आगे कहा, मैं मानूंगा नहीं। कमरे में शांति छा गई। मनोज ने धीरे से कहा, यह सबसे मुश्किल जवाब है। उस रात आरव अस्पताल में ही रुका। एक साधारण कमरा, सफ़ेद दीवारें, कोई आईना नहीं। रात गहरी हुई। 3:50। उसकी सांसें तेज हो गईं। 4:10। सीने में दबाव आया। 4:20। आंखों के पीछे जलन। 4:30। और फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आरव ने आंखें नहीं खोली। मैं छोड़ नहीं रहा, मैं पकड़ भी नहीं रहा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आवाज़ आई, तो मैं क्या हूँ? आरव ने गहरी सांस ली। तुम एक याद हो, उसने कहा, और यादें मरती नहीं हैं। 4:37। कमरा शांत रहा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई झटका नहीं, सिर्फ उसकी सांसें। सुबह जब आँख खुली तो मनोज दरवाजे पर खड़ा था। आज भी बच गए, उसने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, आज मैंने कुछ छोड़ा नहीं। मनोज ने सिर हिलाया। आरव जानता था अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जब आवाज़ें याद बन जाती हैं तब आखिरी सवाल बचता है, क्या यादों को भी अंत चाहिए? रात इस बार अलग थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें अब अजनबी नहीं लग रही थीं। आरव बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली थीं। छत की तरफ देखते हुए वो हर सांस गिन रहा था। आज उसे डर नहीं लग रहा था, आज उसे इंतज़ार नहीं था, आज वो बस मौजूद था। दिन भर मनोज ने उससे ज़्यादा बात नहीं की थी, सिर्फ एक बात कही थी, जब आखिरी परत उतरती है तब आवाज़ सबसे साफ होती है। आरव जानता था आज वही रात है। 3:40। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। कोई रिकॉर्डर नहीं था, कोई मोबाइल पास नहीं था, सब जानबूझकर दूर रखा गया था। 3:50। उसके सीने में हल्का सा दबाव आया, वही पुराना एहसास, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा हो।
4:05। आंखों के सामने कुछ पुरानी तस्वीरें उभरीं। वो कमरा, वो बच्चा, वो रातें जब वो चुपचाप बैठा रहता था और बाहर दुनिया टूट रही होती थी। लेकिन इस बार वो बच्चा अकेला नहीं था, उसके पास कोई बैठा था, वही दूसरा। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, आवाज आई। इस बार वो फुसफुसाहट नहीं थी, वो थकी हुई थी। आरव ने आंखें बंद नहीं की। मुझे मिटाना नहीं है, उसने कहा, मुझे समझना है। कुछ पल सन्नाटा रहा। मैंने तुम्हें बचाया, आवाज ने कहा, जब कोई नहीं था। आरव की सांस अटक गई। पहली बार उसमें गुस्सा नहीं आया। मुझे पता है, उसने कहा, और उसके लिए मैं तुम्हें नकार नहीं रहा। आवाज थोड़ी हिली। फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? आरव ने बहुत धीमे कहा, क्योंकि अब वही तरीका किसी और को मार रहा है। 4:20। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे दोनों एक ही जगह खड़े हों। अगर मैं चला गया, आवाज बोली, तो तुम फिर वही डर जियोगे। आरव की पलकों पर नमी आ गई। शायद, उसने कहा, लेकिन डर जीने से बुरा नहीं होता, मारना बुरा होता है। आवाज कुछ कहने वाली थी, लेकिन रुक गई। 4:30। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, वो लड़ नहीं रहा था, वो बैठा रहा। तो अब मैं क्या हूं? आवाज ने पूछा। आरव ने आंखें खोलीं। छत अब छत नहीं लग रही थी, जैसे वो अपने ही दिमाग के अंदर खड़ा हो। तुम मेरा हिस्सा हो, उसने कहा, लेकिन अब तुम ड्राइवर नहीं हो। पहली बार आवाज में डर आया। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो? आरव ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, उसने कहा, जब तक तुम थक न जाओ। 4:37। कमरे में कुछ नहीं टूटा, कोई झटका नहीं आया, कोई रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई, बस एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद बहुत धीमी सी आवाज आई, मैं थक गया हूं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पता है, उसने कहा। उस आवाज ने कुछ नहीं कहा, वो जैसे बैठ गई हो। आरव की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उसे लगा जैसे वर्षों से किसी ने पहली बार सिर नीचे रखा हो। सुबह की रोशनी कमरे में आने लगी। मनोज दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर नहीं आया। आरव बिस्तर पर बैठा था, थका हुआ लेकिन स्थिर। मनोज ने धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है? आरव ने कुछ देर बाद जवाब दिया, आज कोई गया नहीं, लेकिन कोई रुका भी नहीं। मनोज ने सिर झुका लिया। आरव जानता था अब बस एक रात बाकी है, एक आखिरी रात, जहां तय होगा कि ये कहानी याद बनकर खत्म होगी या फिर किसी और के दिमाग में फिर से जन्म लेगी। रात बहुत शांत थी। अस्पताल का कमरा लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से आती हल्की रोशनी फर्श पर एक सीधी रेखा बना रही थी। आरव बिस्तर पर बैठा था, पीठ सीधी, आंखें खुली। आज कोई इंतजार नहीं था, कोई डर नहीं था। आज वो जानता था ये आखिरी रात है। मोबाइल कमरे में नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी, कोई रिकॉर्डर नहीं। 4:37 अब एक समय नहीं था, वो बस एक याद थी। आरव ने आंखें बंद की। पहली बार अंधेरे में उसे सन्नाटा नहीं बल्कि जगह महसूस हुई, जैसे उसके भीतर कुछ खुला हो, कोई कमरा जिसमें बरसों से लाइट नहीं जली थी, और वहीं वो मौजूद था। अब कोई अलग चेहरा नहीं था, कोई आईना नहीं था, बस एक एहसास। तो यहीं खत्म कर रहे हो? वो आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने कहा, यहीं रोक रहे हैं। कुछ पल चुप्पी रही। तुम जानते हो, आवाज ने कहा, अगर मैं पूरी तरह चला गया तो तुम्हारे पास बचाव का कोई तरीका नहीं रहेगा। आरव के होंठ हिले। अब मुझे बचाव नहीं चाहिए। आवाज में हल्का सा कंपन आया। और अगर दर्द वापस आया तो? आएगा, आरव ने कहा। दर्द आएगा, डर आएगा, लेकिन अब मैं किसी और को उसके लिए नहीं मारूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। वो सन्नाटा भारी नहीं था, वो ठहरा हुआ था। मैंने उन्हें मारा नहीं, आवाज ने आखिरी बार कहा। मैंने उन्हें सुलाया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। और यही सबसे खतरनाक झूठ था, उसने कहा, क्योंकि उन्हें जगाने का हक मुझसे छिन गया। पहली बार वो आवाज चुप रही, कोई जवाब नहीं, कोई विरोध नहीं,
बस एक गहरी लंबी सांस, जैसे कोई बहुत देर तक खड़ा रहने के बाद बैठ गया हो। आरव ने महसूस किया वो दबाव जो बरसों से उसके सीने में था अब हल्का हो रहा है। पूरी तरह नहीं गया, लेकिन अब वो नियंत्रित था। 4:37। कुछ नहीं हुआ। न कोई खिंचाव, न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई दूसरा जागना। बस आरव की सांसें, धीमी, सचेत। सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई। मनोज बाहर खड़ा था। इस बार उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, उसे जरूरत नहीं थी। आरव ने आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान थी, दर्द था, लेकिन डर नहीं था। मनोज ने धीरे से पूछा, खत्म हो गया? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अब वो कातिल नहीं है। मनोज ने उसे देखा। वो क्या था? उसने पूछा। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, जहां लोग अपनी जिंदगी शुरू कर रहे थे। वो मैं ही था, आरव ने कहा, एक हिस्सा जो गलत तरीके से मुझे बचा रहा था। मनोज ने सिर झुका लिया। कुछ हफ्तों बाद न्यूज में एक छोटी सी खबर छपी। 4:37 की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमा। जांच जारी है, कोई नया मामला सामने नहीं आया। आरव ने वो खबर पढ़ी और फोन बंद कर दिया। अब वो रिकॉर्डिंग नहीं करता था, अब वो सुनता था, लेकिन बिना खोए। रातें अब भी आती थीं, डर कभी कभी लौटता था, लेकिन अब जब 4:37 होता था तो कोई नहीं मरता था, क्योंकि साइको किलर कहीं बाहर नहीं था। वो उसी दिमाग में था जिसने उसे पहचाना, स्वीकार किया और पहली बार उसे काबू में रखा। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो किसी और की मौत पर आगे नहीं बढ़ती थी। और यही सबसे डरावना और सबसे सच्चा अंत था।